नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अभिनेश एक बार पुनः आप सबके बीच में आपके अपने YouTube चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि एनसीईआरटी नाइन्थ एनसीईआरटी नाइन्थ एनसीईआरटी आईटी नाइन्थ की कौन सी साइंस एनसीईआरटी नाइन्थ की साइंस का इंडेक्स आप सब लोगों के सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बता रखा है कि बीपीएससी 4.0 इसका एग्जाम सितंबर में होने की संभावना है, तो इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि एनसीईआरटी को पढ़ा जाए, क्योंकि आपने अगर बीती तैयारी के क्वेश्चन को देखा होगा और एनालिसिस किया होगा तो उस एनालिसिस से आपने खुद ये महसूस किया होगा कि बिना एनसीईआरटी के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। तो इंडेक्स पर देखेंगे हम जो चैप्टर 1 है वो हमारे हैं आसपास के पदार्थ। पहले तो हम क्या जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ मैटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या मिश्रण है, ये जानेंगे। फिर एटम और मॉलिक्यूल्स परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे। फिर एटम की स्ट्रक्चर या एटम की संरचना क्या होती है। ये चैप्टर जो अभी तक हम देख रहे थे किसके चैप्टर है? केमिस्ट्री के चैप्टर, केमिस्ट्री। इसी के साथ साथ दो चैप्टर, एक तो जीवन की मौलिक इकाई मतलब कोशिका की बात कर रहा है और दूसरा टिश्यू ऊतक की बात कर रहा है। तो ये क्या है? आपके बायोलॉजी के टॉपिक है, बायोलॉजी, जीवों की विविधता, ये भी बायोलॉजी का ही है। इसके बाद मोशन, गति पढ़ेंगे, बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, कार्य तथा ऊर्जा पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे। साउंड से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं ये पढ़ेंगे। कौन से रोग होते हैं, क्या होते हैं, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। प्राकृतिक संपदाएं क्या है, भूस्खलन क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, ज्वालामुखी क्या है, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये 15 चैप्टर आपकी 9th की साइंस की एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिनको चैप्टर वाइज डेली एक क्लास के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो विशेष अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से कि क्लास को देखते रहें। डेली एनसीईआरटी की क्लास आपके समक्ष रहेगी। तो शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 1 से, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है कि लिखा है कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर, जैसे ही हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। जितनी वस्तुएं हम अपने चारों ओर देखते हैं, सबका आकार, आकृति और बनावट कैसी होती है? अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, कोई भी वस्तु हो वो जिस सामग्री से बनी होती है, वैज्ञानिकों ने उस सामग्री को क्या बोल दिया? पदार्थ का नाम दे दिया या मैटर का नाम दे दिया। जिस हवा में से हम श्वास लेते हैं मतलब ऑक्सीजन, जिस भोजन को हम खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे बादल हो, तारे हो, जहां तक कि पौधे और पशु, और यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये भी सभी क्या है? पदार्थ है। देखिएगा आप, वो कह रहा है चाहे वो रेत का एक कण क्यों ना हो, ये सभी के सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितनी चीजें हमने ऊपर लिखी हुई हैं उन सभी का कुछ ना कुछ अपने आप में मास है, द्रव्यमान है, और कुछ स्थान को, आयतन को घेर रही है, कुछ वॉल्यूम कंज्यूम कर रही है।
हम कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान को घेरती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। आगे प्राचीन काल से एक विचारधारा चल रही थी। प्राचीन काल से एक विचारधारा चल रही थी। कैसा चल रही थी देखते हैं। क्या है? मनुष्य अपने आसपास समझने का प्रयास तो आज भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था और करेगा भी, क्योंकि मनुष्य कैसा है? एक जिज्ञासु प्राणी है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल अवस्थाओं में बांटा। पहले जो प्राचीन दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि जो पदार्थ है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जैसे आप लोगों ने सुना है चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सभी वही चीजें हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिक भी थे, उन्होंने क्या किया? पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब इनके कहने का मतलब है पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसके बाद रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं क्या कहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं चल रही थी। एक विचारधारा यह थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या है? सतत है। परंतु दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की सतह के कणों से मिलकर बने हैं। ये 2 विचारधाराएं चल रही थी। तो आइए क्रियाकलापों के माध्यम से ये पता करते हैं कि वास्तव में कौन सी विचारधारा सही है। तो आपके समक्ष क्रियाकलाप फर्स्ट है। कह रहा है कि 100 ml, कितना? 100 ml का बीकर लें। इस बीकर में 100 ml का बीकर लें। इस 100 ml के बीकर में आधा भरकर, मतलब इसे आधा भर लें जल से। इससे जल से H2O। जल के स्तर पर एक निशान लगा दें। निशान लगा दी। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दें। इसमें शक्कर या नमक डाल करके उसे घोल दें। फिर जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। देखें कि जल के स्तर में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ये बात हमें माननी होगी। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि आपको आगे हम चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं क्या? ये देख रहे हैं आप कि जल है, जल में क्या है? नमक हिलाया गया है। अब वो पूर्णतः क्या है? मिल चुका है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जलों के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। मतलब एक बात और पता चलती है कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान भी पाया जाता है। देखिए क्या बोलता है। कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। तो पदार्थों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यदि रिक्त स्थान नहीं होते तो नमक क्या होता है? जल में पूरी तरीके से समावेशित नहीं होता। अब विचार आया, क्या पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, समावेशित हो सकते हैं? देखते हैं क्या बोल रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम से भी जानते हैं कि MnO4 इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। जिसके 2 से 3 क्रिस्टल को हम 100 ml पानी में घोल दें। इस घोल में लगभग 10 ml, कितना? 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें।
फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं। क्या जल अब भी रंगीन है? तो आप देखते हैं कि एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में टूट नहीं सकता है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिससे अधिक हम उसे नहीं तोड़ सकते। पदार्थ की अवस्था का जो कण होंगे, एक कण ऐसे होंगे जो अनडिवाइडेबल हो जाएंगे, इन्हें हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखते हैं आगे। क्या बताता है? कह रहा है कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार यदि हम उसको जल को तनुकृत कर रहे हैं तो घोल का रंग हल्का होता जा रहा है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 100 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि KMnO4 के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित रहते होंगे। अंततः एक स्थिति में कण क्या हो सकते हैं और अधिक विभाजित नहीं हो सकते। इतना हम आपको बता चुके हैं। अब पढ़ना है अपन को पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। तो क्या पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है? ये बात आपको बता चुके हैं। रिक्त स्थान यदि नहीं होता तो नमक और शर्करा के कण पानी में पूर्ण तरीके से समावेशित नहीं होते। तो क्रियाकलाप 1.1 1.2 में नमक और शर्करा और डिटॉल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार से हम चाय की बात करें, कॉफी की बात करें या नींबू पानी की बात करें तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्रियाकलाप क्या पूछना चाहता है आपसे? दूसरा क्रियाकलाप आपसे पूछता है थोड़ा सा स्लाइड को हाँ यही रोक दे। ऐसे यहां तक थे कि पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं। तो कह रहा है अपने कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। क्या? बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ेगा? अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? तो देखिएगा, जब जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर हम यदि लेते हैं क्रियाकलाप में, तो सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल लें तो दूसरे में शहद डाल लें। इसको अपने घरों में इस एक्सपेरिमेंट को नोट करें तो क्या देखने को मिल रहा है? स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा? स्याही के पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे या कितने मिनट लगे? इसके बाद एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें। हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को क्या करें? सरफेस पर बैठने दें। गिलास को ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर या क्या दिखाई देता है? समय बीतने के साथ क्या होता है? ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? ये सारे के सारे क्रियाकलाप आपसे करवाना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि लोगों को क्रियाकलाप पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस में पहुंच जाता है और वो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ना ही नहीं चाहता है। बाकी एग्जामों में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो इस क्रियाकलापों को देखकर वो समझ नहीं पाता है कि इस एनसीईआरटी में हमको पढ़ना क्या है आखिरकार। तो बताते हैं हम आपको
हम आपको बताते हैं कि उपरोक्त क्रियाकलाप, जो ऊपर हम 3 क्रियाकलापों की बात कर रहे थे, उससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है, पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी, पदार्थों के कणों में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब पदार्थों में गति होती है, पदार्थ के कण जो होते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हमें शरबत बनाना है तो हम आसानी से घोल लेते हैं, वही शरबत की जगह यदि हमें सीरा बनाना हो तो हम गर्म करते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, कणों के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जल्दी से क्या होता है, एक घोल तैयार हो जाता है। क्या है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, अंतः मिश्रित, एक दूसरे में मिश्रित हो रहे हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। एक कण दूसरे कण में क्या होता है, समावेशित हो जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। सीरा को पासनी, सीरा को चाशनी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉरी चाशनी बोल सकते हैं। मनमिन सर बता रहे हैं हमारे कि सीरा को चाशनी भी कहते हैं सर, यही बताइएगा कि चाशनी, ठीक है। तो क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में स्वतः मिल जाना, ऑटोमेटिक मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण की क्रिया तेज हो जाती है। बुंदेलखंडी में चाशनी बोलते हैं। मनमिन सर लगातार सीरा या चाशनी की बात कर रहे हैं, जैसे सीरा बोले, चाशनी बोले, बड़ा इंटरेस्ट जग रहा है मनमिन सर का, सीरा चाशनी। तो देखिएगा इसी एंजॉयमेंट के साथ देखिएगा, कह रहा है कि विसरण, दो चीजों का मिल जाना विसरण। तो कह रहा है कि एक क्रियाकलाप देखें, एक खेल आप लोगों ने देखा होगा, कह रहे हैं कि एक खेल है जो मैदान में खेला जा रहा है, उसमें 4 समूह बनाए गए हैं। एक बिहू नृत्य होता है, कौन सा नृत्य होता है, बिहू। उस नृत्य के माध्यम से 4 चीजें बताई जा रही हैं कि पहला श्रृंखला है जिसमें एक दूसरे को कसकर पकड़े हैं, दूसरे में केवल हाथ से पकड़े हैं, तीसरे में उंगली से पकड़े हैं, और चौथे में क्या है, तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर क्या होते हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो कह रहे हैं किस समूह को तोड़ना आसान होगा। तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा पास की बॉन्डिंग को तोड़ना आसान होगा, अगर दूर की बॉन्डिंग होगी तोड़ना थोड़ा सा सरल होगा। तो देखते हैं क्रियाकलाप। फिर एक क्रियाकलाप और भी दिखाया गया है कि एक लोहे के कील हो या चाक का टुकड़ा हो या एक रबड़ का बैंड ले, इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर या इसे भंगुर करने का, तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किस कण अधिक बल से जुड़े हैं, ये पता चलता है कि जिसमें ज्यादा हमें क्या लगाने पड़ेगा, ज्यादा बल लगाने की, ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे के पास रहे होंगे, अट्रैक्ट रहे होंगे। आगे, जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें, क्या जल की धार कटती है। जल की धार यदि नहीं कटती है तो क्या कारण है, क्यों नहीं कटती है। तो ये सारी चीजें हैं। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन से पदार्थ है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। और ये प्रेक्षण दिए गए हैं कुछ, इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रेक्षण के कारण बताइए कि गर्म खाना अगर बन रहा है तो उसकी गंध क्या होती है, कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे पानी की महक नहीं पहुंचती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ को कौन सा गुण होता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, तो जानते हैं। एक स्लाइड मेरे हिसाब से उसके पहले जो है, हाँ, जरा मान लो सर ऊपर करें एक स्लाइड, ऊपर करें एक स्लाइड। और 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 हाँ 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 हाँ।
चलिए आगे कर दे। ठीक ठीक ठीक, ये सोच रहे थे हम शायद एक स्लाइड छूट रही है, लेकिन छूट नहीं रही थी, कंप्लीट थी वो। तो यहाँ बता रहे थे हम आप लोगों को कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, कह रहा है ठोस के एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं कि सभी ठोस में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप सभी लोगों को पता है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सभी लोग बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठोस हो गई, द्रव हो गया और गैस हो गई। तो ठोस में क्या होगा? इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। इन सभी का क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, आयतन नगण्य होता है यानी संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल को लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन अपने आकार में इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। आगे देखें, विचार करें कि रबर का बैंड ले लीजिए, क्या खींचकर इसका आकार बदल रहा है, ये चेक करिएगा। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं के बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? तो देखते हैं, कह रहे हैं ये सभी ठोस है, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर भी क्या है? ठोस है, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर ये रबर का बैंड अपना आकार बदलता है और हटा लेने पर अपना पुनः अपने मूल आकार में पहुंच जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट में ले लें या जार में ले लें, इनके क्रिस्टलों का कोई भी आकार चेंज नहीं होगा, मतलब आकार क्या है? निश्चित है। तो ठोस ही है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु का समावेश होता है। इसे हम दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है, लेकिन ये ठोस है क्योंकि इसको अगर छोड़ दें हम इसको तो पुनः अपनी मूल स्थिति में फिर से पहुंच जाएगा, मूल स्थिति में पहुंच जाएगा। द्रवावस्था की बात करते हैं तो द्रवावस्था में क्या होता है? चाहे तेल हो, दूध हो, जूस हो या शीतल पेय हो, ये सभी क्या है? ठोस ही है, सॉरी द्रव ही है। देखें द्रव में कह रहा है कि प्रेक्षण जो ऊपर दिए गए हैं कि विभिन्न आकार के बर्तन ले लें, प्रयोगशाला में सिलेंडर की सहायता से 50 ml पर निशान लगा दें, 50 ml पर निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या होगा? कैसे बिखरेंगे? द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में डालें तो जिस बर्तन में डालेंगे उसका साइज ले लेगा। क्या प्रत्येक बार इसका आयतन समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह आसानी से बहता है? इन सबके आंसर आपको नीचे मिल रहे हैं। जो उपरोक्त परीक्षणों से हमें पता चलता है कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका वॉल्यूम तो निश्चित है कि यदि 100 ml है, किसी भी बर्तन में डालेंगे तो 100 ml ही रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे उसी के आकार को ग्रहण कर लेगा। मतलब क्या है? इसका कोई आकार नहीं है लेकिन आयतन है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा उसी का आकार ले लेंगे। द्रवों में बहाव होता है, मतलब क्या होते हैं? बह सकते हैं, इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए दृढ़ नहीं है, लेकिन कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल होते हैं। तो ऊपर की क्रियाकलापों से हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। आगे, वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें क्या होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जंतु पौधों के लिए कैसी होती हैं? अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हमें निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण क्या की तरह अधिक होगी? हमने बताया है आपको कि मिश्रण की यदि हम बात करें, डिफ्यूजन की बात करें तो ठोस, द्रव और गैस, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसों का होगा, उससे कम द्रव का, और सबसे कम ठोस का क्या होगा? मिश्रण होगा, डिफ्यूजन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव जो ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण
स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। ठोस क्या होंगे, ज्यादा पास पास होंगे, कम रिक्त स्थान होगा, द्रव में और ज्यादा रिक्त स्थान होगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गैसीय अवस्था की बात हो रही है। गैसीय अवस्था में क्या है, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि इस सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में उससे पूछिए कि सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। तो 100 ml की 3 सिरिंज ले लें, एक एक्सपेरिमेंट ये भी है। 3 सिरिंज ले लें, उनके सिरे को रबर की कॉर्क से बंद कर दें, यह दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। तो देखते हैं, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं और देखें, क्योंकि क्या है, ठोस और द्रव और गैस तीनों की बात चल रही है। तो देखें कि इसमें अधिक संपीड़न संभव है। तो हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़नता काफी अधिक होती है। इनमें कंप्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और अस्पतालों में ली जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब संपीड़ितता क्या होती है, गैसों की संपीड़ितता ज्यादा होने के कारण गैस को अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, खाने के गंदे के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंदे के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षण में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण बहुत तीव्र होता है। विसरण को प्रभावित कौन करेगा, रिक्त स्थान कितना ज्यादा है या कणों की गति कितनी ज्यादा है, इससे ही विसरण की हम जानकारी लगाएंगे। तो आप लोग एक चित्र देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम आप लोगों के सामने दिया गया है। देखने का प्रयास करें कि यदि हम यहाँ बात ठोस की कर रहे हैं, एक ठोस है, तो ठोसों के बीच क्या है, बिल्कुल स्पेस ना के बराबर है। द्रवों में स्पेस कुछ बढ़ रहा है और गैसों में क्या है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं। मतलब रिक्त स्थान ज्यादा है तो विसरण की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एबीसी पदार्थ तीनों की अवस्थाओं के कण क्या है, आपको दिखाए गए हैं। तीनों अवस्थाओं के कणों की गति को देखा जा सकता है और इनकी तुलना आपस में की जा सकती है। आगे इसी के साथ आगे कैसी अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। कैसी होती है, अनियमित होती है और तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। अब कह रहा है बर्तन की दीवार पर जो गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर लगे जो बल के कारण गैस का क्या होता है, एक दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। तो प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, कह रहा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, लेकिन जिसका आयतन कम उसका घनत्व ज्यादा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को श्रेणीबद्ध कीजिए। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, एक डब्ल्यू होमवर्क के तौर पर आप बैठो और इनको करो। फिर पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है 1.4 पर। क्या पदार्थों का अपनी अवस्था में चेंज होता है? जी बिल्कुल होता है। यदि आपसे पूछे, यदि आप H2O की बात करें, जल है, यदि कैसा है, ये जल है तो क्या है, ये द्रव है। अगर ये बर्फ बना तो उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया हमने उसको।
अगर ये क्या हो रहा है, वाष्प बना, तो हमने इसे गैस कहेंगे। जल के पास तीनों अवस्थाएं हैं। अगर जमना हुआ, जम गया जल तो बर्फ बन गई। अगर क्या हो रहा है, गर्म किया तो वाष्प के रूप में हो गया। देखते हैं आगे। देखा है कि ऐसे अगर ठोस है तो बर्फ है, द्रव है तो जल है, गैस है तो जल वाष्प है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता होगा, क्या अवस्था परिवर्तन के कारण कणों पर प्रभाव पड़ता होगा? जी बिल्कुल पड़ता होगा। देखते हैं तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ता है। पहली स्लाइड में तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ता होगा, देखते हैं। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, और उसके द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, और इस कारण से क्या होते हैं, अपने नियत स्थान को छोड़कर वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण से कल अवस्था क्या होती है, एक अवस्था ऐसी आती है जब क्या होता है, पिघलकर द्रव बन जाता है। मतलब क्या होता है, एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है। प्रिय साथियों एवं मित्रों, प्रकार से आपको यहाँ दिखाया गया है ठंडा गर्म करते हुए बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया और जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको बता दें कि तापमान पर ठोस पिघलकर, एक तापमान दे देंगे हम तो ठोस पिघल जाएगा और द्रव बन जाएगा, उसे हम उसका क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। गलना गलनांक कहेंगे। किसी द्रव का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसका गलनांक कितना ज्यादा होगा, उसका गलनांक उतना ही ज्यादा होगा जितना उसके कणों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यदि उनके बीच में सामर्थ्य अच्छी थी तो क्या हुई, ये हुई। नोट, तापमान की अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का अगर एसआई मात्रक बात करें तो क्या होता है, केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर इसे 273 केल्विन मान लेते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान से 273 घटाना चाहिए। यदि तापमान की माप केल्विन से हमें सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना चाहिए, और सेल्सियस से यदि हमें केल्विन में बदलना है तो तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। जैसे यदि हमें 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 को जोड़ेंगे तो 273 केल्विन में हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन होता है। इसी प्रकार से आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं मित्रों, आगे क्या है। आगे ये है कि किसी भी ठोस के गलने की प्रक्रिया पर उसका तापमान समान रहता है। इसमें उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, वो कह रहा है कि अगर हम किसी चीज को गलाते हैं तो उसकी उसमें ऊर्जा का जो मान होता है वो कहाँ से आता है, जिसका तापमान नहीं बदलता है। गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। कण होते हैं उस ऊष्मा को ले रहे होते हैं। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। बर्फ क्या कर रही थी, अवशोषित कर रही थी। यह माना जाता है कि अब बीकर में ली गई सामग्री में जो गुप्त है ऊष्मा है, इसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। जो इस ऊष्मा को एक नाम देंगे, गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा से क्या है, छुपी हुई ऊष्मा से है। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, छुपी हुई ऊष्मा से है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा है कि संलग्न की इसे प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अभी गलनांक पढ़ा था, अब क्वथनांक। तो जल के लिए आपको क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तो क्या करेगा, उबलने लगेगा। और अगर 0 कर देंगे तो क्या होगा,
जम जाएगा। इस प्रकार इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपको हमने बताया। आगे देखते हैं मित्रों। आगे क्या है, यदि दाब को बदलें तो क्या होगा, दाब को बदलें तो क्या होगा। हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। इसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल होगा। क्या होगा ये आपको हम बताते हैं। ताप के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में बिना सीधे गैस में परिवर्तित, क्या बोल रहा है, बिना सीधे गैस में परिवर्तित हुए हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस तापमान के द्वारा तय होती है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट, जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना कहो। क्या कह रहा है, देखें, द्रव है, द्रव जैसे जमा तो क्या बनाया, ठोस, और द्रव जैसे ही क्या करेगा, वाष्प के रूप में उड़ेगा तो क्या बनाएगा, गैस। मतलब कह सकते हैं कि द्रव जब जमेगा तो ठोस को बना देगा, और द्रव जब क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा गैस बन जाएगा। अब इसका उल्टा यदि देखें तो अगर ठोस से द्रव बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, संगलन बोलेंगे। अगर द्रव से गैस बन रही थी तो वाष्पीकरण कह रहे थे। अगर गैस से द्रव बनी तो उसे संघनन कहा, कंडेंसेशन कहा। और गैस से अगर ठोस बना, गैस से ठोस में कन्वर्जन हो रहा है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। या ठोस से गैस बन रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो ये अवस्थाएं आपको जाननी होंगी, समझनी होंगी, क्योंकि आपको BPSC बिहार में यदि टीचर बनना है तो सब कुछ करना होगा। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से बता चुके हैं। बाष्पीकरण क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक होता है। क्या आपने दैनिक जीवन में आपने ऐसा कोई उदाहरण देखा है? बिल्कुल देखा है मित्रों, जिसमें बिना किसी क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्थाएं बदलता है, जल को छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों क्या है, इनमें जल कहाँ गया, वाष्प के रूप में उड़ गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों में कुछ अंशों में गतिज ऊर्जा होती है कि भी दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित क्या करता है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब क्या हो, वाष्पीकरण के बढ़ाने के लिए सतह का बढ़ना बहुत जरूरी है। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, मतलब सतह क्या बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, तापमान में वृद्धि करने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वो कह रहा है कि आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प हो जाएगी तो आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी।
वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्पीकरण वायु के साथ हो जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण कर क्या होती है? शीतलता होती है। भैया सीधी आपको पता है कि यदि हवा चल रही होती है या सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ये सब बातें। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और इससे हमें क्या होगी? शीतलता महसूस होगी। जब आप एसीटोन या नाखून का पॉलिश हटाने के लिए अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता होगा? आपको क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ठंडक महसूस होती है। इससे हमें हथेली पर क्या होती है? शीतलता महसूस होती है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्या करते हैं? जब तेज धूप व गर्म दिनों के बाद लोग क्या करते हैं? अपनी छत पर जल छिड़कते हैं। जल छिड़कने से क्या होगा? जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल कर देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? हाँ। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? आपसे पूछ रहा है। शारीरिक प्रक्रिया के दौरान गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा थोड़ा सा बैक करेंगे, आगे नहीं ले आए, दो स्लाइड बैक कर दे। दो स्लाइडों को बैक करें। हाँ, वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है? पता है कि कण हमारे आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा जो ऊष्मा के उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमें शीतल हो जाता है। और क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें वाष्पीकरण के द्वारा ही दिखाई देती हैं। किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल की बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी संपर्क में आने पर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिससे हमें बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है, यदि आप समझ गए हो तो एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं इस चैप्टर की हम। क्या है बेहद इंपॉर्टेंट बात? देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट बात वो है। मनमोहन सर से भी आग्रह रहेगा थोड़ा सामने देखें। मनमोहन सर, अब वैज्ञानिकों की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक मूल रूप से 3 अवस्थाएं बताई जा रही थी, एक तो ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर दी है। 5वीं अवस्था क्या है? एक तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था हो गई है, और एक प्लाज्मा अवस्था हो गई है। देखते हैं प्लाज्मा अवस्था क्या बोलती है। इस अवस्था में कण, कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन के बल्ब में प्लाज्मा होता है। बेहद इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन के बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन के बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस कैसी हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। ये भी देखिए, उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा होता है। मतलब देखिएगा कितने पॉइंट हो गए हैं। एक तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करेगा, एक बात करेगा नियॉन के बल्ब, इनमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, ये बात। अब 5वीं अवस्था की बात करते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। इसके बारे में 1920 में एक भौतिक के वैज्ञानिक जिनका बेहद नाम पूछा गया है, सत्येंद्रनाथ बोस। मैंने देखा है कि 3 से 4 बार लगातार जो अभी एग्जाम चल रहे थे टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन के, उनमें पूछा गया है सत्येंद्रनाथ बोस का बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था किसने बताई थी? तो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी कर दी।
इसमें इंडियन श्रेय पूछता है सत्येंद्रनाथ बोस का था। तो आइंस्टीन जी ने एक 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी कर दी जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई बेमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब आपसे हम विशेष अपील, इनके नाम भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई बेमन, इन्होंने क्या किया? ये काम लास्ट में कर दिया। भविष्यवाणी आपके आइंस्टीन जी ने कर ही दी थी। क्या बताया? सामान्य वायु के तत्व के 1,00,000वें भाग, जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। वो कह रहा है कि वायु के तत्व के 1,00,000वां भाग, जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करेंगे तो हमें बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होगी। इसके बाद कह रहा है कि www.incamforkids.com पर लॉग इन करके पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था की अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इस पर आप जाकर के और भी ज्यादा अगर ज्ञान लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो काफी है। आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? सीखा हमने ये कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण आकर्षण बल से क्या होते हैं? गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में, इन दोनों के मध्यवर्तीय कण मतलब अट्रैक्शन होता है। ठोस के कणों में ठोस में निहित करने वाले कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। और गतिज ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। गैसों के लिए अधिकतम और द्रवों के लिए बीच में होती है। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों की कणों की परतें एक दूसरे पर क्या होती है? फिसल उलझ सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? अंतः परिवर्तन एक दूसरे में बदल जाती हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाएगा और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाएगा। क्वथनांक क्या है? वह समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में जब परिवर्तित होते हैं तो क्वथनांक के कारण होते हैं। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण कैसी? एक सतही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की क्रिया निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल कितना है? वायुमंडल के पास परित्याग कितना है? तापमान क्या है? आर्द्रता क्या है? वायु की गति क्या है? वाष्पीकरण से हमें ठंडक महसूस होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय ताप और द्रव को क्वथनांक पर परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये की पॉइंट आपके लिए बता दिए गए हैं, चैप्टर के की पॉइंट। इसके बाद कुछ मापने योग्य आपके पास राशियां दी गई हैं। तापमान को क्या पैमाना होगा? केल्विन होगा। लंबाई का मीटर होगा। तहेती का किलोग्राम होगा। भार का न्यूटन होगा। आयतन का घन मीटर होगा। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा और दाब का पास्कल होगा। ये कुछ योग्य राशियां हैं जिन्हें हमें ज्ञान मिलता है। इसके बाद अभ्यास की बात, ये अभ्यास के क्वेश्चन है। मतलब हमारा क्या होता है चैप्टर, इसी के साथ क्या होता है, खत्म होता है और चैप्टर आता है दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसी के साथ अगले लेक्चर में हम आपसे, अगली क्लास में आपसे हम क्या होते हैं चैप्टर नंबर 2 से मिलेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अगर इसी क्रम से लगातार क्लासें आप लोगों के बीच आती रही तो महज 15 दिनों में 9th की एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक विशेष आग्रह रहेगा आप लोगों से कि हमारे आपके अपने YouTube चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस, इसकी टैगलाइन ओपन द डोर ऑफ सक्सेस है, उसको शेयर भी करें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और जैसे ही और बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि डेली रूटीन में हमारी एक एनसीईआरटी की एक चैप्टर की क्लास आपको मिलेगी। महज आपको हमारे लिए 30 से 35 मिनट का समय निकालना है
और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हम कवर करवाएंगे। इसी के साथ इसको नोट्स में भी तैयार करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः अपने चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।